दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कुछ राजनीति से हटकर भी है, या यूँ कहें कि राजनीति से जुड़ा जरूर है। जिस तरीके का माहौल आजकल देश में देखने को मिल रहा है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी नफरत और हिंसा समाज में भरी जा चुकी है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। संप्रदाय विशेष का नाम आते ही कुछ लोग इस तरीके से भड़क जाते हैं कि उनके प्रति नफरत और हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया हो, जिसकी वजह से वो इतना भड़क जाते हैं कि संप्रदाय विशेष के प्रति अपनी नफरत और हिंसा को समाज के हर वर्ग में पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, विश्व गुरु बनने के साथ साथ विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो हालात देखने को मिल रहे हैं उससे साफ लगता है कि ये विश्व गुरु न होकर विश्व गुरु हो गए हैं, और आने वाला जो भारत की कल्पना की जाए वो विक्षिप्त भारत की होती जा रही है। विकसित भारत नहीं, विक्षिप्त भारत। यानी हर कोई इतने ज़्यादा सत्ता के मद में है, एक राजनीतिक दल के समर्थन से समाज में पूरी तरीके से नफरत का दौर देखा जा रहा है। संप्रदाय विशेष के प्रति जो नफरत और हिंसा करवाई जा रही है, ऐसे लोगों को उनको इतनी आज़ादी या प्रश्रय मिलता कहाँ से, उनको ताकत कहाँ से मिलती है? आप ये समझिए कि कुछ भी कर डालने के बावजूद ना तो पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ में कोई सख्त एक्शन लेता है, और ना ही राजनीतिक दल और सरकारें इस पर कोई ध्यान दे रही हैं। इस वीडियो में मैं कुछ समाज में घटित होने वाली जो वेदनापूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं हाल की उत्तर प्रदेश के नोएडा में होने वाली एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। गौर सिटी 2 में रात के 10 बजे एक मुस्लिम जोड़ा पति पत्नी कहीं जा रहे थे, खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। तभी एक युवक 30-35 साल का युवक हाथ में बियर की कैन लेकर उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और उनसे आईडी मांगने लगता है। आसपास के लोग तमाशबीन बनकर इस बात को देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस युवक से ये कहे कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप राह चलते लोगों की आईडी चेक करें। पुलिस को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी पति पत्नी या जोड़े को रोककर आइडेंटिटी चेक करे। ऐसे में एक युवती जो कि उसी अपार्टमेंट में रहती थी निकल कर आती है और भीड़ में पहुंचकर वो पूछती है कि आखिर माजरा क्या है, ये व्यक्ति उस जोड़े को क्यों रोक रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। वो जाकर सीधे सीधे उस लड़के से सवाल जवाब करती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एक पति पत्नी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा उसने पूछा, जब आप नशे की हालत में हैं तो आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए। सौम्या नाम की इस लड़की ने इस बात का पूरा वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। आखिर उसकी हिम्मत देखकर आसपास खड़े लोगों ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। इस सोशल मीडिया पर 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। पहला, उसके साहस और उसकी बुद्धिमत्ता को तारीफ कर रहे, बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ाई कर रहे थे और उसको ये कह रहे थे कि तुमने एक अच्छा काम किया। वहीं दूसरी तरफ
सोशल मीडिया पर उसको ट्रोलिंग की जाने लगी। कारण ये था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जाने लगा। हिंदू मुस्लिम के चलते कुछ तथाकथित सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने वाले उसकी पूरे घर वालों को गालियां बकने लगे, उसके साथ में अभद्र टिप्पणियां करने लगे, उसको सेक्सुअल हरासमेंट की धमकियां मिलने लगी। हेलो गाइस, ये वाली रील तो आपके फीड में 2-4 बार आ ही गई होगी। तो वो रील मैंने शूट किया है और जो भी वॉइस है उस मेरी वॉइस है। मैं रात के 10:30 बजे खाना खाने निकली थी अपने घर से। मैं बाहर गई तो मैंने देखा थोड़ी भीड़ लग रखी थी। मैंने इस आदमी को देखा, ये हाथ में बियर पी रहा था लेकर, और साथ में सामने में एक कपल खड़े थे। उन दोनों को ये क्वेश्चन कर रहा था। मैंने उनसे नहीं डायरेक्टली पूछा, मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ। मुझे लोगों ने बताया कि इसने हिजाब पहन रखा है, इसने ये आईडी कार्ड मांग रहा है। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हो और क्यों आईडी कार्ड मांग रहे हो। पहली बात उसने मुझे बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर मैंने उससे बताया कि किसी पुलिस वाले की भी राइट नहीं है कि एक सिविलियन को रोक के उसकी आईडी कार्ड मांगे, जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब। उसने अपना नाम तक बता दिया था कि उसका नाम मुस्कान है, बट फिर भी उस आदमी ने बोला मुझे आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस जगह पे जहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे थे, मैं अकेले गई स्टैंड लेने। तब जाकर लोग आए आसपास। मैंने जाके बोला हु आर यू टू आस्क, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद वो मुझे ही बोल रहा कि मैं पी रहा हूँ बियर, बट फिर भी मैं जाने नहीं दूंगा जब तक ये मुझे आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे। वो अपना बाइक स्टार्ट करने गया, उस लड़की का पति, उसने उसकी बाइक की चाबी पकड़ ली। ऐसा किया वहां पर उसने। लोग इसको बोल रहे तू चला जा, तूने पी रखा, पर भी ये नहीं समझा। यहाँ पे अगर एक हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, ये मतलब नहीं होता कि ये कौन है। मैंने स्टैंड लिया, एक लड़की रात के 11 बजे बाहर है और आप उसको पीकर हरास कर रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। बट सोशल मीडिया इज वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्किंग। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी एंड व्हाई यू थिंक कि अच्छा है। तुम जिस वीडियो में प्रूफ है कि एक लड़के ने हाथ में बियर पकड़ रखा है, वो दूसरों को ऐसे धमकी दे रहा है, मुझसे आके क्वेश्चन पूछ रहे। मुझे लोग बोल रहे कि मैं चीप हूँ, मैंने ये वीडियो डाली है, मैंने स्टैंड भी लिया, वो लोगों ने नहीं देखा। अगर उस टाइम पे मेरे साथ भी गलत हो सकता था, तब तो लोग नहीं बोलते ना कुछ कि मैंने वीडियोस के लिए और स्टैंड के लिए किया। मैंने व्यूज के लिए नहीं किया था, मैंने एज अ ह्यूमन पर्पस किया था। वीडियोस बन गई क्योंकि। अब मैं बात करता हूँ यूपी के मुजफ्फरनगर के बारे में। वहाँ पर यह देखा गया शाम के 6-7 बजे के करीब एक युवा लड़की अपनी माँ के साथ घर के दरवाजे पे खड़ी थी। इतने में स्कूटी सवार 2 लड़के आते हैं और उनके साथ अभद्रता शुरू कर देते हैं। यानी हद पार कर दी। जो स्कूटी चला रहा था वो नशे में था और उस लड़की के साथ में पूछ रहा था एक रात सोने का क्या लोगी। इतनी हिम्मत कि माँ के सामने बेटी के साथ सोने की बात कर रहा था। उन लोगों ने उस लड़के को पहचान लिया और कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, शराब पी के हमारे मोहल्ले में आए और हमारी लड़कियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़का पूर्व मंत्री, यूपी सरकार में मंत्री संदीप बालियान का लड़का था और वो सत्ता की हनक में ये भूल गया कि वो घरों के जो सामान्य घरों में रहने वाली लड़कियों के साथ में अपने अभद्र व्यवहार और उनको छेड़ने का साहस कर रहा था। और उसके बावजूद उसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो भी माँ बहन की गालियां बक रहा था उन महिलाओं को। बाद में जब लोगों ने बहुत दबाव दिया तब मुजफ्फरनगर पुलिस की आती है और उसके खिलाफ में छानबीन करती है और उसके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने एक्शन तो लिया, लेकिन उस एक्शन का क्या कि 2 दिन के अंदर वो गुंडे जिन्होंने लड़कियों के घर में जाकर मारपीट की, उनको 2 दिन में कोर्ट की तरफ से जमानत मिल जाती है। अफसोस की बात है, गुंडों और मवालियों को जमानत मिल जाती है, लेकिन
पढ़े लिखे डॉक्टर और प्रोफेसर जेल के पीछे पड़े रहते हैं, 5-5 साल तक उनकी सुनवाई नहीं होती है। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है हाँ? उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है, इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुला लूं? हाँ बुला। बुला लो बहन चो। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। रुकिए, पुलिस बुलाओ बहन हमने चो। पी रखी है। हाँ पुलिस। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले, अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। जी, किस मतलब से घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बड़ी है, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। अब हम बात करते हैं नमिता थापर की। नमिता थापर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और इसके साथ साथ वो एंकरिंग में भी अपना हाथ और प्रतिभा दिखा चुकी है। आपको याद होगा शार्क टैंक नाम के प्रोग्राम में वो होस्ट का काम करती हैं। वो साथ में वीडियो ब्लॉगर भी हैं और हेल्थ के प्रति उनकी लोगों को टिप्स भी देती हैं। अभी हाल में उन्होंने एक वीडियो में अपने रील में ये बताया कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं पैर मोड़ कर नमाज पढ़ते समय जिस कंडीशन में होती हैं तो उससे उनको कुछ लोगों में काफ़ी फायदा होता है। वो बैठने का तरीका, उससे घुटनों में होने वाली काफ़ी चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है और उनको काफ़ी राहत मिलती है। इस बात को लेकर कुछ तथाकथित सनातनी संस्थाएं और कट्टर हिंदू उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगते हैं, उनके खिलाफ में माँ बहन की गालियां लिखते हैं, साथ में उनके घर के हर सदस्य के बारे में
वाहियात कमेंट करते हैं। वो लेडी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात कहती है और कहती है कि देश के प्रधानमंत्री महिला शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं, उनको 33% राजनीति में आने का आरक्षण देने की बात करते हैं, और उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके जो खास लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, वो समाज की ही महिलाओं को गालियां बकने और उनके साथ अश्लील अभद्र टिप्पणियां करने से पीछे नहीं आ रहे। तो इसका मतलब सीधे यही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के और। जो सरकार के समर्थन से या सरकार की आलोचना करने वालों को या संप्रदाय विशेष के लोगों के पक्ष में बोलने वालों पर बुरी तरीके से हमलावर हो जाते हैं। साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा महिलाओं की को सशक्तिकरण न करना, बल्कि अपनी सरकार बचाए रखना और आने वाले समय में 2029 की तैयारी में ये महिला शक्ति वंदन और आरक्षण की बात कही जा रही है। अब हम बात करते हैं लेंसकार्ट, एक जो कंपनी है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। लेंसकार्ट कंपनी ने अपने ऑफिस या अपने शोरूम में यह नियम जारी किया कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक प्रतीक या ऐसे कोई भी दिखावा ऑफिस में करने के लिए उसको प्रतिबंध है। एक तरीके से ना तो कोई सिंदूर या लाल टीका नहीं लगा सकता, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन सकता। इस तरीके से जो धार्मिक प्रक्रिया के जो निशान होते हैं उस पर कंपनी ने अपना एक सर्कुलर जारी कर दिया। लेकिन उसमें उस सर्कुलर में ये नहीं कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो हिजाब पहन सकती हैं। उन्होंने उनको इस मामले में छूट दे रखी थी। इस बात का मामला सोशल मीडिया पे खूब गरमाया और लेंसकार्ट के जो मालिक हैं उनके प्रति खूब गाली गलौज का दौर चला। आखिरकार उन्होंने सोशल मीडिया पर ही उन्होंने इस कानून को, अपने इस ऑफिशियल सर्कुलर को वापस ले लिया और सॉरी बोला, माफ़ी मांग ली। बावजूद इसके इनके ऑफिसेज, इनके शोरूम में कुछ तथाकथित संस्था के लोग अपने आप को हिंदू संगठन बताते हुए उनके ऑफिस में या उनके शोरूम में जाते हैं, वहाँ बदतमीजी करते हैं, स्टाफ को बरगलाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं। इन महिला कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही नाम की एक लड़की ऑफिस और शोरूम पहुँचती है और वहाँ के मैनेजर को खूब उल्टा सीधा बोलती है। और इतने से ही मन नहीं भरा, बल्कि वो जितने भी ऑफिस स्टाफ में हिंदू जात के थे उनका टीका लगाकर उनका सम्मान करती है। ऐसे में ये सीधा सीधा नमूना है, ये सीधा सीधा उदाहरण है कि देश में सरकारें और पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि कुछ तथाकथित अपने आप को सनातन बनाने वाले हिंदू समाज से आने वाले लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं जिसकी वजह से उनको मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी जाना जाता है। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथियार बन गया है। ये कितनी गलत बात है। ग्राउंड फ्लोर का हेड बना करके रखा है मोहसिन खान को, और मोहसिन खान अपने इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। मोहसिन खान अपना पूरा इस्लाम का जितना भी रसूमात है, जितने भी इस्लामिक रिचुअल है, वो इस लेंसकार्ट में पूरा कंप्लीट कर रहा है। और फिर मोहसिन खान सबको मोहसिन खान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, ग्राउंड का हेड बनाया है मोहसिन खान को। क्यों हमारे हिंदू लड़कों में क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? और जिस तरीके से लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया
कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे, और या तो फिर ये हिंदू विरोधी प्रक्रिया जो चल रही है लेंसकार्ट की तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक घटना महाराष्ट्र के टीसीएस कंपनी के एक ऑफिस में काम कर रही निदा खान नाम की एक लड़की से जुड़ा है। वो टीसीएस में जूनियर असिस्टेंट के नाम के पद पर काम करती थी। कुछ दिनों पहले एक र्यूमर आया कि धर्म परिवर्तन के नाम पर निदा खान को लोगों ने ये आरोप लगाया कि वो धर्म परिवर्तन कर। इस मामले में मीडिया ने भी अपनी भूमिका को काफ़ी हद तक गिरा दिया। बिना जांच पड़ताल के, बिना पुलिस रिपोर्टिंग के, जांच के आधार पर उन्होंने निदा खान को उस धर्म परिवर्तन वाले मामले से जोड़ दिया और उसको मुख्य सरगना बता दिया। पूरे देश में उस लड़की की इतनी बेइज्जती और जहालत हुई, इस बात को लेकर मीडिया संस्थानों ने कोई भी अपना एक्सक्यूज नहीं दिया। पुलिस प्रशासन की जानकारी के बिना, उनकी फाइनल रिपोर्ट आने के बिना मीडिया में ये एक लड़की के बारे में उसको बदनाम करने की साजिश रचते हुए मीडिया में खबर क्यों चलाई गई, इस बात की जवाबदेही ना तो सरकार तय करती है और ना कोर्ट इस मामले में गंभीर होती है। कई बार ये कहा गया कि मीडिया संस्थानों में जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के भ्रामक समाचार और नफरत बटोरने वाले, नफरत फैलाने वाले कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कई बार कहा गया जरूर, लेकिन कोई सख्त एक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इन लोग के हौसले पूरी तरीके से बढ़े हुए हैं। बाद में टीसीएस ने अपनी एक रिपोर्ट में, एक स्टेटमेंट में कहा कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी, वो एक सामान्य से पद पर काम कर रही थी, लेकिन तब तक निदा खान की पूरे देश में बेइज्जती हुई, उसको अपमानित किया गया। खास तौर से उन चैनलों पर जिनको मोदी मीडिया कहा जाता है, जो मुस्लिम समाज से जुड़े किसी भी घटना को लेकर पूरी तरीके से बायस्ड होकर निर्णय आने से पहले, जांच इंक्वायरी आने से पहले उसको दोषी करार देते